नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बलात्कार की शिकायत लेकर पहुंची छोटी बच्ची से थाने के एसएचओ पर ही बलात्कार के आरोप अब लगे हैं। आरोपों के बाद थाना के सभी कर्मचारियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है और थाना अध्यक्ष जो ये हैं, इन पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन अब वो फरार बताया जा रहा है। डीआईजी स्तर का एक अधिकारी मामले की अब जांच करेगा और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी देखेगा। ये पाली थाने का थानाध्यक्ष है, जिस पर आरोप है कि इसने रेप की शिकायत कराने आई 13 साल की लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं। घटना सामने आते ही थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और पूरे थाने को लापरवाही बरतने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। लड़की की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक 22 अप्रैल को इलाके के 4 लोगों ने लड़की को भोपाल ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को 26 अप्रैल को थाने में ले जाकर छोड़ दिया। पुलिस वालों ने पहले पीड़ित लड़की को उसकी मौसी के पास छोड़ दिया। लड़की की मां के मुताबिक अगले दिन जब लड़की अपने बयान दर्ज कराने पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ रेप किया। ललितपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने आरोपी थाना अध्यक्ष पर रेप और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराएं लगाई हैं। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को यहाँ लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी, किस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है उनको बताई और हमारे संज्ञान बताने के बाद इस पर तत्काल कार्रवाई की गई थी। इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए खुद ललितपुर पहुंच गए। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करती है। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ इस मामले में सीमा समृद्धि एडवोकेट मौजूद है, निर्भया मामले में भी लड़ी थी। सीमा, यहाँ पे तो लग रहा है कि रक्षक ही भक्षक बन गया है और शायद पहली बार होगा कि थाने के अंदर जो थाना प्रभारी है, प्रमुख है, उसी ने ही एक पीड़िता जो पहले से ही छोटी सी बच्ची बलात्कार की शिकार है, उस पर इस तरह से बलात्कार का मामला हुआ है वहां पर। जी मैम, ये मुझे लगता है ये पहला मामला नहीं है, लेकिन मैम मामला ये हाईलाइट हो गया है, इसलिए हम लोग मैम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसपे जब कोई भी बच्ची या कोई भी फीमेल जिसके साथ अपराध होता है, रेप जैसा, और जब वो जाती है थाने में तो उसको खुद बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो खुद अपराधी हो ऐसे ट्रीट किया जाता है। और इस केस में मैम देखने वाली बात ये है कि अगर इस बच्ची की काउंसलिंग नहीं होती, जो कि जनरली केसेस में नहीं होती है, तो ये बच्ची बता भी नहीं पाती कि उसके साथ ये जो थाना इंचार्ज है उसने अपराध किया, क्योंकि वर्दी का इतना डर है। और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन को ये सोचना चाहिए, चाहे वो हाथरस केस हो मैम, चाहे वो एक और ललितपुर का केस जो हुआ 2020 में, उस बच्ची के साथ उसका नेबर जो है रेप करके उसको जिंदा जला देता है। पुलिस ने उस केस को जो है सुसाइड का केस बना दिया। उसमें 1 महीने तक पैरवी करने के बाद उसमें प्रॉपर धाराएं लगाएंगी। सेम मैटर मैम ये इस तरीके का है, आप देखिए कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश से बाहर अगर भाग गया तो कैसे भाग गया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनमें खौफ नहीं है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। जी मैम। सीमा, तो माने कि जो इतने कानून बने, पॉक्सो बन गया, तमाम कानून बन गए, लेकिन वो भय या जिस सोच रहे थे इन कानूनों का असर होगा, वो असरदार नहीं है। मैम अगर आप कितने भी हम कानून बना लें, लेकिन अगर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो भय नहीं होगा। कानून एक आपने किताबी दस्तावेज है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। हाथरस केस हुए भी मैम 2 साल होने जा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने मैटर को, मैं आपको बता रही हूँ मैम, मार्च महीने में रिजर्व करके जजमेंट को रखा। अप्रैल में अभी डेट थी, लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं आया है कि जिसमें परिवार के एक सदस्य को नौकरी, उनको रिलोकेट करना। आज भी वो परिवार जो है मैम एक तरीके से
ऐसी जिंदगी जी रहा है कि उनके पूरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जुडिशरी की, ये सरकार की, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कानून बन रहे हैं आफ्टर निर्भया केस 2012 के बाद 13 में बर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन आई, सीआरपीसी, आईपीसी, हर जगह बदलाव हुआ, लेकिन कन्विक्शन रेट इतना फिर पुअर क्यों है हमारी कंट्री में? क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए ये इस तरीके की घटनाएं नहीं रुक रही है। और वर्दी में जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल खौफ नहीं है इस चीज का, उनको लगता है कि वो चीजों को मैनिपुलेट करेंगे। एक अबोध बाल का जो ठीक से बच्ची वो दुनियादारी नहीं पता, बोल नहीं सकती, उसको अगर रेप करेंगे तो वो डर जाएगी। तो इस तरीके का माइंड सेट है मैम इन लोगों का। बिल्कुल सीमा, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और वाकई जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे मामले और भी हैं और कितने तो मीडिया में आते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं और कानून तो तमाम बने हुए हैं और कई सालों से बने हुए हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में ही कोताही और जो हमारा माइंड सेट है, जो हमारी सोच है, वो नहीं हम इन कानूनों से बदल पाए। आप जुड़ी, शुक्रिया आपका सीमा। और देश की बात में फिलहाल इस खबर के साथ हम अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात हम महंगाई की कर लेते हैं। होम लोन समेत हर तरह का लोन महंगा होगा और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दत्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेपो रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक के ऐलान से अब लोगों की जो ईएमआई होती है उसका बोझ है वो बढ़ना तय है। सेंसेक्स में भी आज 1300 अंकों की गिरावट आई है। कई लोग इसमें अपना पैसा लगाते हैं, कोई छोटे छोटे लोग भी अब इससे ही अपनी एक आय का साधन मानने लगे हैं। दूसरी तरफ गवर्नर का एक तरह से चेतावनी थी कि किस तरह से अब महंगाई भी और बढ़ सकती है, सब्जी, खाना, तेल हो सकता है महंगा, बेरोजगारी में भी हुआ है इजाफा। तो आइए सुन लेते हैं पहले अपने आरबीआई के गवर्नर को। Inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने इस मामले में बात की है कुछ लोगों से, आइए आपको सुनाते हैं। तुषार, आई डोंट नो आपने आरबीआई गवर्नर की प्रेस सुनी कि नहीं, लेकिन हमने तो आपको बताया है कि भाई रेपो रेट बढ़ रही है। इसका मतलब कि आपकी ईएमआईज़ पे असर पड़ सकता है, वो बढ़ सकती हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले से ही हम लोग महंगाई को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। 3-4 साल हो गए हम लोग जो है कोविड की वजह से, महंगाई की वजह से हमारे बिजनेस, हमारी नौकरियां, उन सब पर इफ़ेक्ट है। मेरी पत्नी और मैंने होम लोन लिया हुआ है, 24,000 रुपये कुछ हमारा होम लोन है। अगर ये भी बढ़ गया तो हम कैसे मैनेज करेंगे? सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। एकदम से कुछ भी रेट बढ़ाएगा वो हमारी पॉकेट पे असर पड़ेगा। तेल के रेट बढ़ गए, खाने के सामान के रेट बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, पर रेपो रेट बढ़ गया तो हम घर की ईएमआई कैसे देंगे? मैम, आपका नाम क्या है? सविता अग्रवाल जी। सविता जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आरबीआई गवर्नर साहब ने आज ये भी कहा कि अभी जो खाद्य पदार्थ की जो महंगाई है वो अभी हो सकता है जारी रहे, कमी ना आए उसमें, उतनी महंगाई थोड़ी सी अभी खासकर खाने के सामान की वो अभी ऐसे ही रह सकती है। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि आपको लगता है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है या आप मैनेज कर पा रही हैं? महंगाई तो हर समय बढ़ती रहती है, लेकिन अब ये है कि उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रही हैं। सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से यही है कि जब चीज़ जब अब नई निकलती है तब अखबार में निकलता है कि सस्ता हो रहा है, हाँ। लेकिन 5 रुपये बस सस्ता होता है, बाकी फिर वही रेट आके वहीं के वहीं आ जाता है, कुछ सस्ता नहीं होता है। इससे आपके घर पे असर पड़ता है? जी पड़ता है जी। और प्रोफेसर अरुण कुमार, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आज ये पूरा ऐलान हुआ है, उम्मीद तो पहले से आशंका तो थी कि इस तरह से इसका इजाफा होगा, लेकिन चेतावनी भी दे दी है महंगाई को लेकर, ईएमआई का भी बोझ बढ़ सकता है। आगे की दशा क्या होने वाली है, दिशा दशा क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो आरबीआई गवर्नर ने जो आज ऐलान किया उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि सप्लाई साइड बॉटलनेक है, एक तरफ कह रहे हैं दुनिया में बाजार में दाम बढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ भी दाम बढ़ेंगे। तो फिर इसका मतलब वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं तो आरबीआई उससे कंट्रोल नहीं कर सकता है। सप्लाई साइड बॉटलनेक है तो उसको आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ गेहूं की फसल कम हो गई, हमारे यहाँ गेहूं के दाम बढ़ गए क्योंकि दुनिया में गेहूं के दाम बढ़ गए, इंटरनेशनल मार्केट में मेटल्स के दाम बढ़ गए तो यहाँ पे भी बढ़ जाएंगे।
तो यानी कि जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वो सोच रहे हैं कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो उससे फिर जो है कुछ फर्क पड़ेगा, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से तो जैसे आपके अभी क्लिप में बताया कि जो लोगों की ईएमआई बढ़ जाएगी और उनकी आमदनी वैसे ही कम हो गई है क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की जो मतलब परेशानी बढ़ी हुई है कि उनकी आमदनी कट गई, तो एक तरफ जो इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ उनके पास पैसा कम है, तो उससे हमारी डिमांड कम हो जाएगी और जब डिमांड कम होगी तो ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो यानी कि ये जो जब बढ़ाया गया है उससे तो और भी परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि जब ईएमआई वगैरह जहां पे होता है वहां पे डिमांड कम होगी और बिजनेस से उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस समय मेरे ख्याल से अभी बढ़ाना नहीं चाहिए था, उनको कुछ और करना चाहिए था, जैसे कि उन्होंने लिक्विडिटी विड्रॉल के लिए सीआरआर बढ़ा दिया, वो लिक्विडिटी विड्रॉल के लिए कोई और ऐसी चीज करते। दूसरी बात यह कि जो पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इसमें काम आएगी। यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स कम कर दीजिए, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उन पे आप अभी इस समय 27-28 रुपए ले रहे हैं, उसको आप घटा के 10 रुपए कर देंगे तो 17 रुपए वो कम हो जाएगा, उससे फिर इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों की परेशानी कम होगी। बाकी और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको घटाया जाए, लेकिन अभी सरकार सोच रही है कि जीएसटी काउंसिल में रेट बढ़ा दे। अगर रेट और बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा और परेशानी होगी। और इस समय क्योंकि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका प्रॉफिट 24% बढ़ रहा है, आरबीआई कह रहा है, तो अगर 24% वहां बढ़ रहा है तो वहां से आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और उससे इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो गरीब आदमी है उसके हाथ में पैसा देना बहुत जरूरी है। तो ये सारे फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं, तो हमें फिस्कल पॉलिसी मेजर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय, और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही लिमिटेड इस समय अचीव कर पाएगी क्योंकि सप्लाई साइड बॉटलनेक है वो उसके हाथ में नहीं है। ठीक है सर, अगर कॉन्ट्रडिक्शंस है भी, लेकिन एक आम नागरिक के लिए पहले ही इतनी चिंता और परेशानी भरा समय है, जिस तरह से दाम इतने बढ़े हुए हैं, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी हुई है, क्या करे वो, किस तरह से आगे का रास्ता रखे? और जिस तरह से सेंसेक्स में आज गिरावट आई वो भी एक इंडिकेशन है, कई लोग उसमें लगाते हैं। आप क्या सुझाव देंगे आम जनता को? देखिए, आपकी आवाज कम आ रही है, मैं जो समझ पाया हूं कि आगे आने वाले परेशानी और बढ़ेगी क्योंकि इस समय दुनिया में 2 ब्लॉक बन गए हैं। एक तरफ जो रूस और चीन का ब्लॉक बन रहा है, एक तरफ जो बाकी जो एडवांस कंट्रीज का ब्लॉक बन रहा है। उसके बीच में जो तनाव है उससे सप्लाई साइड बॉटलनेक और बढ़ेंगे क्योंकि जो ट्रेड है वो जो डिस्टर्ब होगा, उसी तरह इनकम है वो डिस्टर्ब होगी। तो अभी सरकार को इस समय कोशिश करके आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देना चाहिए। एक तो ये है, दूसरा रोजगार जब पहुंचाना चाहिए सबके हाथ में जिससे कि उससे आमदनी बढ़े। तो ये कदम ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि सरकार अपनी जैसे सप्लाई साइड नीति है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स को काट दिया या इनकम टैक्स को काट दिया, या जैसे आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है, इन सब चीजों से अभी फायदा नहीं होने वाला है। तो जो जनता के हित में नीतियां हैं उनकी तरफ अगर सरकार जो चलेगी तो जनता को भी फायदा मिलेगा। अभी तो जो पॉलिसीज चलाई जा रही है वो तो जनता के फायदे की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, उम्मीद है सरकार सुन रही हो आपके सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई में चिंता का ये दौर है। एक देश की बात में हम छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं और बाद में दिल्ली से जुड़ी हुई खबर आपको कि आज किस तरह से बुलडोजरों का खौफ जो आज से फिर से ड्राइव शुरू हुई है उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। देश की बात में खबर दिल्ली से। दिल्ली में एक बार फिर से एमसीडी के बुलडोजर चले जिसकी जद में गरीबों की रेहड़ी और दुकानें ही आई हैं। दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी ने आज अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है। एमसीडी के अधिकारियों ने 9 मई को मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से भारी पुलिस बल की मांग भी की है। एक राउंड रिपोर्ट। 22 साल का अशरफ और उसका भाई अपनी जूस की दुकान पर बुलडोजर चलने के बाद बचे हुए फलों को बटोर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में अशरफ का परिवार पिछले 28 सालों से छोटी सी दुकान पर जूस बेच रहा था। अशरफ ने एमसीडी के अफसरों से मिन्नती की लेकिन पुकार अनसुनी रही।
एमसीडी के बुलडोजर ने 2 मिनट में अशरफ की रोजी रोटी को ढहाकर मिट्टी में मिला दिया। अशरफ डर से कांपता रहा और बुलडोजर चलता रहा। अब देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। अशरफ घबरा रहे हो? जी सर, घबराएंगे तो है ही सर, इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना सर नुकसान हुआ तो घबराएंगे तो है ही सर। मशीन वगैरह जो थी आपकी सब उठ गए सर, वो उधर गाड़ी में है सर। वो मशीन भी देखिए वो वहाँ पर है। और अशरफ ये बताइए, जब आपके पास ये पर्ची है तो ये कैसे हटा रहे हैं? ये देखिए इसमें लिखा पंजीकरण के लिए पावती रसीद। सर ये हमें दी गई थी, बोला था जब तक मतलब दूसरी जगह नहीं देंगे, ये खुद ही देंगे, मतलब तब तक यहीं पे लगाओ आप। यहाँ लगभग 7 से 8 रेडी वालों पर एमसीडी का बुलडोजर चला। दुकानदारों का कहना है कि एमसीडी वाले हर महीने घूस लेते हैं और अब लोकप्रियता के लिए बुलडोजर चला रहे हैं। हर महीने एमसीडी वाले पैसे लेके जाते हैं, बीट वाले पैसे लेके जाते हैं, एनक्रोचमेंट ये लोग खुद करवाते हैं, ठीक है। और रही बात बीजेपी की, जो अभी ये चेयरमैन साहब यहाँ बोल रहे हैं कि बीजेपी का नारा है कि हर किसी को रोजगार देना है, तो मैं आप सबको बता दूं बीजेपी का एक ही नारा है, अब की बार मोदी सरकार और हर गरीब आदमी बेरोजगार। कब से लगा रहे थे आप यहाँ पर? अरे हमारी तो बहुत सालें हो गई, कम से कम 20-25 भी हो गई होंगी। 20-25 साल से यहाँ पर हैं आप, फिर कभी हटाए नहीं गए? नहीं हटाए नहीं गए, ऐसे आए तो हम भर ले गए, फिर हम अपना चुटा लाए। मौके पर एमसीडी के सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह भी मौजूद थे, जिनसे हमने पूछा कि ये बुलडोजर गरीबों पर ही क्यों चलते हैं, तो उनका जवाब सुनिए। दिल्ली शहर में या दक्षिणी दिल्ली में भी बहुत सारे अमीरों की बस्तियां हैं जहां पर पार्किंग के नाम पर शेड निकाल लिए जाते हैं, बड़े रसूखदार लोग रहते हैं। वहां पर आपके बुलडोजर क्यों नहीं चलते हैं? अब आपने ये वहां पर दबाव आ जाता है? हमने दिखे तो दिखा रहे हैं हम, आप यहाँ पर हैं, बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर हैं, लेकिन वहां कब जाएंगे आपके बुलडोजर? सैनिक फार्म हो गए, ये अमीरों की बस्तियां हैं। आपको जो रोड मैप लाजपत नगर चले जाइए, बहुत जगह है। आपको जो रोड मैप दिया है वो ईस्ट ऑफ कैलाश का भी दिया है। हाँ। आपको जो रोड मैप दिया उसमें जसोला भी दिया है, उसका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी दिया है। ऐसा नहीं है कि पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग लोगों को सेवा और सुविधा दोनों देना चाहते हैं। तो ये जिनकी रेडियां हटाई गई उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऑलरेडी टाइम वेंडिंग कमेटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ तो इंसाफ करना ही करना है। एमसीडी ने अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें मुस्लिम बाहुल शाहीन बाग इलाके में 9 मई को बुलडोजर चलाने की बात है। इससे पहले एमसीडी के बुलडोजर सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में चले थे, जिनको कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था और एमसीडी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ी थी। ये तस्वीरें बताती हैं कि गरीब आसान है उनके रेडी पटरियां हटा देना, उन्हें धक्का दे करके निकाल देना, और ये वही लोग हैं जो पैदल लॉकडाउन में अपने गांव गए, कोरोना में सड़कों पर एक एक वक्त की रोटी के लिए तरसते रहे, और अब जो इनका रोजगार था उस पर ही बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि अब दक्षिणी दिल्ली को भी तालियां चाहिए, तो तालियां योगी के बुलडोजर को मिली, शिवराज के बुलडोजर को मिली, तो अब ये बुलडोजर राजनीति कितनों की रोजी रोटी तोड़ेगी, कितनों को सड़कों पर लाएगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी सुशील राठी के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर की एंट्री हुई है तो कुछ ही लोगों को ये लग रहा था कि एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए ही है, लेकिन अब दिल्ली के मंदिरों पर भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। मनमोहन ने बजा रही आधी रात, गली में बैठी सब गईया। मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा? मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी, जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए, हिंदू वाहिनी है हमारे पास में। और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? अब दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराया तो ये जवाब निकल कर आ रहा है, लड़ मरेंगे जी। नई दिल्ली के सरोजनी नगर के पिलंजी गांव में बने प्राचीन शिव शक्ति हनुमान मंदिर को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का नोटिस आ गया है कि धार्मिक ढांचे के नाम पर जो गैर कानूनी निर्माण किया है उसको 7 दिन के भीतर खाली करो, वरना जबरन खाली करवाएंगे और पुलिस की मदद से तुड़वाएंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि ये 80 से 100 साल पुराना मंदिर है, जिसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। आप कह रहे कम से कम मंदिर को 80 से 100 साल तो मंदिर को भी हो गए हैं। देखो जी, बिल्कुल हो गए। और ये नोटिस आ गया है कि अब ये अवैध बता रहे हैं, खाली कर दीजिए इसको। ये गलत बात है। वो तो किस किस को गलत बताएंगे? वो तो हमको भी गलत बताएंगे, हमको कहेंगे कि ये हिंदुस्तान के है ही नहीं। वो कह रहे हैं अवैध कंस्ट्रक्शन है, आप
हाँ जी, अवैध कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं इसको? कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है। 100 साल तक पुराना है। अच्छा, ये बीना नगर में राग बना, सारी D1 में राग बनी है, चौनकपुरी में राग बनी है। मुझे यहाँ आते हुए 25 से 30 साल हो चुके हैं। अच्छा। जो मैं सामने देखता आ रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ आते हैं, मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा? खास बात यह है कि इस मंदिर को विश्व हिंदू परिषद संचालित करता है। मैं विश्व हिंदू परिषद से लाजपत जिला अध्यक्ष था। अच्छा। और प्रेजेंट में मैं लाजपत जिला संरक्षक हूँ। और अच्छा। मंदिर प्रधान में। अच्छा, इस मंदिर के प्रधान हैं? मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ, नरेंद्र कुलियाना मेरा नाम है। अच्छा, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब लोग मतलब इस पे मतलब लोगों को आश्चर्य लगेगा कि बीजेपी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद मंदिर चला रही है और मंदिर को नोटिस आ गया तोड़ने का। नहीं, नोटिस तो बेशक वो लगा दें। हाँ। नोटिस का हमें इतना डर नहीं है। हम मंदिर को तोड़ने ही नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए। हिंदू वाहिनी है हमारे पास में। और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से अकेले इस मंदिर को नहीं, बल्कि सरोजनी नगर से लगे हुए इलाकों में 3 और मंदिरों को ठीक ऐसा ही नोटिस आया है। अब जब यहाँ पे ये एनबीसीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम दिया, सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारी इन मंदिरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अब जो 40 साल या 90 साल पुराना मंदिर है उसको आप कैसे अनऑथराइज कह सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों की, मार्केट के सारे दुकानदारों की, आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी आस्था इन मंदिरों से जुड़ी हुई है और हम लोग इन मंदिरों को तोड़ने नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार मंदिरों पर बुलडोजर चलाना चाह रही है और नोटिस भेज रही है। तो जवाब ये है कि सरोजनी नगर हो या इसके आसपास के इलाके हों, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी रहा करते थे। सालों पहले ये कॉलोनी जो है यहाँ पर बनाई गई थी। तो जब कॉलोनी बनाई गई, यहाँ पर बसावट हुई, तो साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी बन गए। लेकिन समय के साथ साथ जब सरकार को महसूस हुआ कि और घरों की ज़रूरत सरकार को है अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, तो उसने एक नई योजना बनाई जिसके तहत इन इलाकों का पुनर्विकास करने की बात आई। यानी कि जो पहले यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं इनको तोड़कर यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया। तो अब यहाँ पर जो पुराने फ्लैट हैं वो तो सारे तोड़ दिए गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। तो इसीलिए फ्लैट तो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब जो बसावट के साथ साथ, रिहाइश के साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर बने थे वो अभी तक यहाँ पर बचे हुए हैं और उन्हीं को हटाने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो बुलडोजर चलाने की धमकियां हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है और जो उनकी उगाही करने की कोशिश है, इसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। जबकि बीजेपी इस मामले को लेकर बैकफुट पर है। अगर आपको लगता है किसी मंदिरों को किसी न्यायालय की गतिविधि के चलते कोई नोटिस दिया गया है, तो आप तो सरकार हैं, दिल्ली सरकार है, आपके पास दिल्ली में रिलीजियस कमेटी है, आप रिलीजियस कमेटी में टेकअप कीजिए, सुमोटो टेकअप कीजिए। किसी की शिकायत करने का, किसी का बात लाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आतिश जी, आप स्वयं, श्रीनिवासपुरी जी तो आप विधायक भी हैं, आप स्वयं रिलीजियस कमेटी में रखिए और मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे इसका फैसला करा दीजिए, बात खत्म। सरोजनी नगर इलाके में कुल 4 मंदिरों को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का नोटिस मिला है। एक मंदिर को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, जबकि बाकी पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। अवैध निर्माण हो या फिर अतिक्रमण, ये किसी एक वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, चाहे धार्मिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से। इसलिए अगली बार जब भी आप बुलडोजर से जुड़ी हुई खबर देखें तो कृपया ये सब चश्मे हटाकर देखें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र। कानून हाथ में लेने की सजा मिली है राणा दंपत्ति को, 11 दिन रहना पड़ा है जेल में, अब शर्तों के साथ मिली है बेल।
देश की बात में बात अब राजस्थान के जोधपुर की। जोधपुर में 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 133 लोग हिरासत में लिए गए हैं और शांति भंग करने के लिए 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। बीजेपी ने आज पीस कमेटी की बैठकों में शामिल नहीं हुई है और आज लगातार दूसरे दिन इंटरनेट सस्पेंड रहा। एक ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर का जालौरी गेट, यहाँ दोनों समुदाय के लोग हमेशा से पास रहते आए हैं, लेकिन अब यहाँ सांप्रदायिक तनाव के बाद माहौल बदल गया है। बेचैनी है, असहजता है। हाथ में डंडे थे, रोड थे, सिरिये थे, सब कुछ थे। अपना घर पे क्या सीसीटीवी लगा हुआ है सारा। हाँ। ये गाड़ी को है ना, हाथ में जो भी था सामान उससे गाड़ी के आगे इसको डेंट किया, इस गाड़ी को डेंट किया। ठीक है, तो कैसे वार किया? मतलब आपको लगा कि पहले से उनके पास प्रिपेयर्ड था? प्रिपेयर्ड हो गया है। वो पहले से ही, और सब जन ऐसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, सब जन ऐसे है। वो जो भी थे 40-50 जन है, वो प्रिपेयर्ड हो गया है। उसमें छोटे बच्चे भी थे, सब कुछ थे। ये लोग साथ बैठते थे, एक दूसरे के वार त्योहार में शामिल होते थे। उन्हें रास नहीं आ रहा है ये नया तनाव। ये प्री प्लान भी हो सकता है, किसी चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे इधर से भी हो चाहे उधर से भी हो, पर चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। यहाँ के घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस सीसीटीवी वीडियो के मुताबिक पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को शांति भंग के आरोप में डिटेन किया गया है और दंगा करने के लिए 13 एफआईआर दर्ज हुई है। वीडियो फुटेज, दूसरे कोई चीजें हैं जिसमें आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हम निर्दोष को बाहर करें, और जो मुलजिम हैं वो चाहे किसी जाति से हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उदाहरण के तौर पर ये सीसीटीवी का वीडियो, इसमें साफ दिखाई दे रहा है भीड़ कैसे आती है। सामने छोटे लड़के हैं, डंडा लकड़ी लिए, उनके साथ पीछे से बड़े लोग आते हैं। घर के बाहर खड़े स्कूटर को क्षतिग्रस्त करते हैं और एक धार्मिक स्थल पे भी तोड़फोड़ की कोशिश करते हैं। वहां खड़े पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाते हैं। भाजपा का आरोप है कि ये सरकार की बड़ी नाकामी है कि इस तरह की झड़प शहर में 5 जगह हुई। इसका प्रिकॉशन लेना, इसकी तैयारी करना, इसकी व्यवस्था करना लाजमी था, प्रशासन को करनी चाहिए और प्रशासन चूक गया। लेकिन जोधपुर अपने आप में अकेली घटना नहीं है। सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए ये राजस्थान में तीसरी ऐसी घटना है सिर्फ 1 महीने के अंदर। जोधपुर में हुए उपद्रव में शामिल हुए लोगों की धरपकड़ अब पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर में कुछ सवाल पूछना जरूरी है, जैसे कि सरकार को क्या सतर्कता नहीं थी ये देखते हुए कि 2 समुदाय विशेष के त्योहार एक साथ आ रहे हैं, और विपक्ष ने क्यों बहिष्कार किया शांति समिति की मीटिंग का, और क्या अब इन मुद्दों पर राजस्थान में राजनीतिक माहौल और गरमाएगा। जोधपुर से कैमरामैन जेवियर टॉमस के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर है मुंबई से। गिरफ्तारी के 12 दिन बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कोर्ट से राहत मिलते ही मुंबई में उनके घर पर बीएमसी की टीम पहुंच गई है। इधर राणा दंपत्ति को कोर्ट से जमानत मिली, उधर बीएमसी की एक टीम उनके घर पहुंच गई। नवनीत राणा, उनका घर है ये लावी अपार्टमेंट, इसके 8वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है और बीएमसी को ऐसी शिकायत मिली है कि उनके फ्लैट में अवैध निर्माण हुआ है। 2 दिन पहले नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था बीएमसी की ओर से, और आज जैसे ही कोर्ट से जमानत मिली है, राहत मिली है राणा दंपत्ति को, बीएमसी की टीम यहाँ पर आज निरीक्षण के लिए पहुँच गई थी। चूँकि फ्लैट बंद था, उसके बाद बीएमसी की टीम 10 मिनट में ही यहाँ से निकल गई, लेकिन ये जानकारी देते हुए कि एक बार और बीएमसी की टीम यहाँ पर आएगी निरीक्षण के लिए, जिस तरह से शिकायत मिली है अवैध निर्माण को देखते हुए। तो क्या बीएमसी सिर्फ दबाव बना रही है या तोड़फोड़ की भी कार्रवाई होगी, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातुश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों और राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में जेल गए राणा दंपत्ति को गिरफ्तारी के 12 दिन बाद मुंबई की सत्र अदालत से 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। राणा दंपत्ति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं रख सकते।
सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वैसा काम वो दोहरा नहीं सकते। जांच में सहयोग करना होगा। अगर जांच अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाता है तो जाना होगा। जांच अधिकारी की ओर से इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा। केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। हैम्परिंग या टेम्परिंग का इंस्टेंस अगर रिकॉर्ड हुआ या रिपोर्ट हुआ तो फिर उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। पता नहीं मुझे, जब तक ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आती। सरकारों पर राजद्रोह की धारा 124A के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है और अब राणा दंपति को जमानत मिलने से भी ये संकेत साफ दिख रहा है कि दोनों पर राजद्रोह की धारा लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था, वरना ऐसे संगीन अपराध जिसमें कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, अदालतें जल्दी जमानत नहीं देती। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।